बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, फाइनली हम अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 12 के एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था जिसमें हमने लूप पढ़ा कि लूप जो किस को कहा जाता है और कितनी किस्म के लूप होते हैं। हमने ये पढ़ा कि 3 किस्म के लूप होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। लेकिन स्मार्ट सिलेबस की वजह से डू वाइल को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है और इसके अलावा एक और गो टू स्टेटमेंट थी, उसको भी ड्रॉप जो है वो कर दिया गया। अब जो चीज़ें हमने पढ़ी उसमें एक हमने पढ़ा वाइल लूप, एक हमने पढ़ा फॉर लूप और एक हमने पढ़ा नेस्टेड लूप। अब उसको सामने रखते हुए हमने ये एक्सरसाइज हल करनी है और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डू वाइल में से कुछ में टिक किए हैं। अब ये अजीब सा किस्म का स्मार्ट सिलेबस बनाया गया है, लेकिन फिर भी हमने जो क्वेश्चन उसने बताए हैं उनको हम सबको हल करेंगे। तो खासकर स्टूडेंट इस लेक्चर का जो आखिरी हिस्सा होगा जो कि सोर्स कोड पर मुश्तमिल होगा, खासकर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये जो यहाँ पे लास्ट पेज पे जो क्वेश्चन है, खासकर क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 10, ये वो क्वेश्चन है जो 8-8 नंबर की शक्ल में जो है वो पेपर में आते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो एक दफा आपने टेक्निकली समझ लिए तो समझ लें 8 के 8 नंबर आपके पूरे। अदरवाइज अगर आप इसके मुकाबले में कोई थ्योरी का पेपर जो करेंगे, कोई थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं, तो कम ही चांसेस होते हैं कि आपके 8 नंबर पूरे आए। लेकिन अगर आप ये सोर्स कोड वाला क्वेश्चन जो ट्राई करते हैं तो 100% चांस होते हैं कि अगर आपने कोड सही लिखा है तो आपको 8 में से 8 नंबर जो है वो मिलेंगे। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आज का लेक्चर, हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं लूप वाले चैप्टर की। तो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जो है वो फुल व्यू में ले जाता हूँ ताकि इसको देखने में आसानी हो। स्टूडेंट, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर व्यू सही नहीं नजर आ रहा, तो उसके लिए आप जब यूट्यूब के ऊपर जब अपना लेक्चर देखते हैं तो कम से कम 240 या जो 340 के अंदर जो अगर आप देखें तो आपको अच्छा व्यू जो मिलेगा। और अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो फिर आप 480 पे भी उसको जो देख सकते हैं। अदरवाइज 110 पे तो ज़रा आपको आपको भी पता है कि अल्फाज सही जो नजर नहीं आएंगे। ट्राई करें कि 340 या 480 के ऊपर जो है उसको देखना है। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। साथ साथ आप भी अपने नॉलेज को रिकॉल करते जाएंगे। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन से थोड़ा जल्दी से जो गुजरूंगा। पहला क्वेश्चन है, देर आर डैश टाइप्स ऑफ द लूप इन द सी। सी में कितने किस्म के लूप होते हैं जी? 3 किस्म के। देर आर 3 टाइप्स ऑफ द लूप इन द सी। द लूप कंडीशन कंट्रोल्स द लूप आइट्रेशन। लूप की जो कंडीशन होती है बेसिकली उसका मकसद क्या होता है? आइट्रेशन को चलाना और आइट्रेशन को तोड़ना। तो लिहाजा जो आपका लूप कंडीशन कंट्रोल होती है जो कि आप एक्सप्रेशन वाले हिस्से में लिखते हैं, उसमें वो क्या करता है? आइट्रेशन। आइट्रेशन क्या होता है? कोई लूप कितनी दफा चल रहा है। तो लूप कंडीशन कंट्रोल द लूप आइट्रेशन। आगे जी क्वेश्चन नंबर 3, इन डैश लूप फर्स्ट द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड एंड द देन टेस्ट कंडीशन इज चेक। अब स्टूडेंट, ये यहाँ पे ये लूप वो वाले लूप की बात करें जो हमने ड्रॉप किया हुआ है, डू वाइल लूप। ये ऐसा लूप है जी जिसमें बॉडी पहले चलती है और कंडीशन बाद में चेक होती है। तो कोई भी अगर आपसे ये पूछे कि वो कौन सा लूप है जिसमें आप जो बॉडी जो पहले चलती है और कंडीशन बाद में चेक होती है, तो उसको डू वाइल लूप जो बोलते हैं। इसमें एटलीस्ट एक दफा आपकी बॉडी जो जरूर रन होती है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। जबकि हमने देखा कि वाइल में भी पहले कंडीशन चेक होती है और फिर आप जो बॉडी में जाते हैं, फॉर लूप में भी पहले कंडीशन चेक होती है और फिर बॉडी एग्जीक्यूट होती है। लेकिन डू वाइल लूप में जो है वो बॉडी पहले एग्जीक्यूट होती है। सो यहाँ पे क्या आएगा? डू वाइल लूप। आगे जी फोर्थ, द डैश मीन्स ए लूप विद इन द बॉडी ऑफ अनदर लूप। ये हमने कल पढ़ा था, एक लूप की बॉडी के अंदर जो और लूप होता है उसे क्या कहते हैं? नेस्टेड लूप। तो यहाँ पे क्या आएगा? नेस्टेड लूप। द डैश स्टेटमेंट परफॉर्म्स एन अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ द कंट्रोल टू द नेम लेबल। ये स्टूडेंट वो ऑप्शन है जो हमने छोड़ी है, इसको कहते हैं गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट में आप वैसे तो होता है ना, आप करते हैं इफ ये कंडीशन हो तो आप ये करो, नहीं तो ये करो। यहाँ पे कंडीशन के बगैर ही आप उसको वापस ऊपर भी भेज सकते हैं और नीचे भी कुछ स्टेटमेंट छोड़ के आप जो कंट्रोल को भेज सकते हैं। इसको कहते हैं गो टू स्टेटमेंट। तो ये हमने क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में नई चीज हमने टच नहीं किया, तो गो टू स्टेटमेंट परफॉर्म एन अनकंडीशनल। वैसे तो इफ में क्या होता है? कंडीशन चेक करते हैं तो कंट्रोल आगे पीछे जाता है ना। इसमें क्या होता है कि अनकंडीशनली आप उसको फोर्सफुली कहते हैं कि फला लाइन पे चले जाओ या फला लाइन पे चले जाओ, वहां पे लेबल आपने लिखा होता है। रेपिटेशन ऑफ ए स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड लूप। किसी भी प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट का बार बार चलना क्या कहलाता है जी? लूप कहलाता है। देर आर
इन द फॉर लूप स्टेटमेंट। ये हमने परसों पढ़ा था कि फॉर लूप की जो स्टेटमेंट है उसकी ब्रैकेटों के अंदर कितने एक्सप्रेशन होते हैं जी? 3। एक इनिशियलाइजेशन, एक कंडीशन और एक इंक्रीमेंट। समझ आ गई चीज? तो देयर आर 3 एक्सप्रेशंस। The body of the while loop execute only if the specified condition is true। यानी while loop की बॉडी जो तभी चलेगी जब कंडीशन ट्रू होगी। तो यहां पे क्या आएगा? ट्रू। ऑप्शन नंबर 9 है जी, इंक्रीज द लेवल ऑफ नेस्टिंग इंक्रीज द कंप्लेक्सिटी ऑफ द नेस्टेड लूप। कि जितना आप नेस्टिंग को बढ़ाते जाएंगे, चाहे इफ में हो चाहे लूप में हो, बढ़ती क्या चीज है? कंप्लेक्सिटी, यानी वो चीज कंप्लेक्स होती जाती है। वैसे ये जो आखिरी ऑप्शन है ये जो है वो ड्रॉप किया गया है क्योंकि ये गो टू स्टेटमेंट के अंदर से आया हुआ क्वेश्चन है, तो उस लिहाज से इसको ये भी ड्रॉप करना चाहिए था, लेकिन उसने ये ड्रॉप नहीं किया। बहरहाल मैं आपको बता देता हूं कि ए लेबल इज ए मीनिंगफुल ओनली टू द गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट जब आपको किसी ऊपर वाली लाइन पे या नीचे वाली लाइन पे भेजेगा तो वहां स्पेशल वो एक लफ्ज लिखेगा जिसको हम कहते हैं लेबल। तो लेबल जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए मीनिंगफुल होता है? गो टू स्टेटमेंट के लिए। बाकी और प्रिंट एफ के लिए या इफ के लिए या और चीजों के लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। लेबल एक चीज होती है वो सिर्फ और सिर्फ मीनिंगफुल होता है किसके लिए? गो टू स्टेटमेंट। अब आते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। ये बिल्कुल गलत कह रहा है। ठीक है, ये फर्क है। क्या फर्क है? व्हाइल की बॉडी बाद में चलती है, कंडीशन पहले चेक होती है, जबकि डू व्हाइल में बॉडी पहले चल जाती है और कंडीशन बाद में चेक होती है। द बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप मे और मे नॉट बी एग्जीक्यूट। चल भी सकती है और नहीं भी चल सकती, ये वो ठीक कह रहा है। द डू व्हाइल लूप ऑलवेज एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस। ये सही कह रहा है क्योंकि कंडीशन बाद में चेक होती है तो एक दफा कम से कम लूप जो चल चुका होता है। अब ये वो कह रहा है कि एक वेरिएबल है उसका नाम रखा है बी ए आर, उसमें अगर आगे लिखते हैं प्लस प्लस, तो ये किस चीज की एग्जांपल है? इंक्रीमेंट की, प्रीफिक्स की। तो अब ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट आपको याद होगा, हमने प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स पढ़ा था, याद है आपको? ये इंक्रीमेंट तो है लेकिन ये क्या है? पोस्ट फिक्स है। वेरिएबल के बाद जब आप इंक्रीमेंट करते हैं तो उसे कहते हैं पोस्ट, पहले करते हैं तो वो प्री होता है। यानी अगर ये प्लस प्लस इस तरफ लिखा जाता तो ये प्रीफिक्स था। ये आई थिंक हमने 9th चैप्टर में जो पढ़ा था, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। स्टूडेंट आपको याद आ गया होगा कोविड के बाद जब हमारी जो क्लासेस जो स्टार्ट हुई। तो बहरहाल ये भी फॉल्स है। द कंडीशन ऑफ एन इनफाइनाइट लूप नेवर बिकम्स ट्रू। मैंने कल भी आपको बताया था कि एक ऐसा लूप जो कभी भी ब्रेक ना हो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट लूप। और वो क्यों होता है कि जो कंडीशन आपने लिखी होती है वो अकर ही नहीं होती, वो आती ही नहीं है, वो कंडीशन आती ही नहीं है। द कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट लूप नेवर बिकम्स ट्रू। यानी इसकी कंडीशन जो है वो आती नहीं है, ट्रू होती नहीं है, तो इसका मतलब है वो चलता रहता है। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन इज ऑप्शनल इन द फॉर लूप। ये हमने उस दिन जो पढ़ा था कि फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन का जो हिस्सा है ये ऑप्शनल होता है, ये वो सही कह रहा है। अब यहां पे वो कह रहा है कि ये एक इनफाइनाइट लूप है। नहीं, ये इनफाइनाइट लूप नहीं है क्योंकि ये कंडीशन तो इसमें आएगी, अकर करेगी, जब आई की वैल्यू 11 हो जाएगी तो ये लूप क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। तो इनफाइनाइट लूप तो ब्रेक होता ही नहीं है। समझ आ गई चीज? तो इस वजह से ये कंडीशन कभी अकर ही नहीं होगी। लूप इज ए डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट। ये बिल्कुल गलत कह रहा है क्योंकि डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट हमारे होते हैं इफ, नेस्टेड इफ एल्स, उनको हम कहते हैं। लूप जो है वो तो हमारा जो आइट्रेशन वाला कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है जी। ए व्हाइल लूप, तो ये वो फॉल्स कह रहा है। द व्हाइल लूप कैन नॉट बी यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द फॉर लूप। ये भी वो बिल्कुल गलत कह रहा है क्योंकि कल ही हमने देखा था किसी एक लूप को किसी दूसरे लूप के अंदर नेस्ट किया जा सकता है, उसमें कोई कदगन नहीं। ठीक है जी। ये जो आखिरी ऑप्शन है ये इसको ड्रॉप किया गया है। इन टाइप कास्टिंग ए वेरिएबल ऑफ द वन टाइप बिहेव्स एज द वेरिएबल ऑफ अनदर टाइप टेम्पररीली। आर्जी तौर पर वहां पे काम करता है, इसको टाइप कास्टिंग कहते हैं, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे आपने स्टडी नहीं किया, इस वजह से इसको ड्रॉप किया गया। इस चैप्टर में ये है ही। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन इसमें आ रहा है वो मैं अब आऊंगा आपको 5th क्वेश्चन की तरफ जो लेके जाऊंगा। स्टूडेंट ये उसने एक छोटा सा सोर्स कोड दिया है और कहा है कि इसकी आउटपुट बताएं। गौर से देखिएगा, ये व्हाइल लूप की मदद से किया गया है। यहाँ पे एक नई चीज आपके सामने आ रही है, परसेंटेज 3D। इसका मतलब पहले मैं आपको बता दूं, परसेंटेज 3D का मतलब ये होता है कि ये अपने दाईं तरफ 3 खाली स्पेसेस देगा और फिर वेरिएबल छोड़ेगा, फिर ये आपस में अपने 3 स्पेसेस देगा और फिर, यानी 3
4D लिखेंगे तो 4 स्पेसिस आएंगी, 5D लिखेंगे तो 5 स्पेसिस दे के आगे जो भी नंबर उसमें लिखना है वो लिखेगा। तो ये यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एक वेरिएबल ले रहा है के, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू रखी है 0 और वो कहां तक जा रही है 5 तक, यानी 0 से लेके 5 तक ये कितनी आइट्रेशन बनती है, इस लूप की टोटल 6 आइट्रेशन है, यानी 6 चीजें होंगी, इसमें 6 लाइनें उनमें कोई काम होगा। अब यहाँ पे एक में तो वो वैल्यू प्रिंट कर रहा है, इस परसेंटेज 3D की जगह क्या आ जाएगा पहली दफा 0, जबकि इसकी जगह के ऊपर से क्या आया 0 आया पहली दफा, तो 10 में से 0 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो एक तरफ लिखा हुआ आएगा, मैं आपको ये साथ साथ जो है इन पेज भी जो खोल रहा हूँ ताकि मैं वहां पे आपको इसकी आउटपुट भी जो बताता जाऊंगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैं आपको इसकी आउटपुट भी दिखाता जाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप जो देख लेंगे। तो पहली दफा इसकी वैल्यू प्रिंट होगी 0, यानी इस तरफ से वो 3 स्पेसिस देगा और यहाँ 0 लिखेगा, फिर 1 2 3 स्पेसिस देगा और 10 में से जब 0 निकलेगा तो क्या आ जाएगा 10। ऊपर जाते हुए के में इंक्रीमेंट हो जाएगी, के की अब अगली वैल्यू क्या बच जाएगी 1, के की जगह 1 आ जाएगा और 10 में से 1 निकलेगा तो इस तरफ क्या आ जाएगा 9। आगे इंक्रीमेंट हो गए 2 हो जाएगा, 10 में से 2 निकलेगा तो 8 आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 में से 8 निकलेगा, 10 में से 3 निकलेगा तो क्या आ जाएगा 7। इसी तरह 4 आ जाएगा, 10 में से 4 निकलेगा तो क्या आ जाएगा जी 6 और 5 आएगा, तो 10 में से 5 निकलेगा तो 5 आ जाएगा। अब जब 6 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो क्या होगा ये कोड जो है टूट जाएगा। तो यूं ये आउटपुट जो है वो बनेगी इस कोड की। ये कैसे बनी, इधर देखें, जब पहली दफा यहाँ क्या लिखा जाएगा 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ अंदर आ जाएगा, इस के की जगह 0 लिखेगा और 10 माइनस के की जगह 0 लिख देगा, तो 0 में से 10 में 0 निकलेंगे तो 0 आ जाएगा। आगे वो इंक्रीमेंट करेगा 0 में 1 की इंक्रीमेंट करेगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ऊपर जाएगी, यहाँ 1 लिखेगा, कंडीशन फिर ट्रू होगी। अब यहाँ क्या लिखा हुआ आ जाएगा 1 और 10 में से 1 निकलेगा तो क्या आ जाएगा 9। तो यूं ये चलते चलते कहां तक आएगा 5 तक आएगा। तो ये इसकी आउटपुट जो है जो मैंने आपके सामने जो लिखी, ये इस प्रोग्राम की आउटपुट जो है वो बनेगी। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। उसमें वो पूछ रहा है कि अगर ये वाला कोड हो तो इसकी आउटपुट जो बताएं, इस हिस्से की आउटपुट बताएं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो चीज है, ये देखिएगा, जे एक वेरिएबल उसने लिया है और उसने फिक्स वैल्यू रखी है कितनी 10, कितनी वैल्यू रखी है 10। आई उसने एक और वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या रखी है 1 और उसको कहां तक लेके गया है 5 तक। कितनी आइट्रेशन होगी जी 5 आइट्रेशन होगी और उसमें वो इंक्रीमेंट कर रहा है, ये इंक्रीमेंट को कहते हैं प्रीफिक्स। ये उस तरफ हो तो पोस्टफिक्स होता है, बहरहाल इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस प्लस इधर लिखें या उधर लिखें, ये अलग एक टॉपिक हमने पढ़ा था 9 चैप्टर में कि कब इसका फर्क पड़ता है और कब इसका फर्क नहीं पड़ता, तो वो आप उसको रिपीट जो कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने आउटपुट की तरफ। यहाँ प्रिंट एफ में पहले परसेंटेज डी की जगह आई लिख रहा है, तो आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या आ जाएगी 1। दूसरे की जगह वो क्या कर रहा है एक स्पेस देगा, क्योंकि इस दफा हमने परसेंटेज 3D नहीं लिखा तो एक ही स्पेस आएगी। तो यहाँ पे जे की जगह क्या प्रिंट होगा, जे की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा जी 10। उसके बाद लिखा हुआ बैक स्लैश एन। हम दूसरी लाइन में आ जाएंगे, नीचे यहां आके उसने जे में से क्या किया नफी 2 कर दिया, तो 10 में से 2 निकालें तो जे की अब वैल्यू क्या बन गई है 8। ऊपर के आई की वैल्यू अब क्या हो गई है 2। ठीक है जी, क्यों हुई है, यहाँ पे एक इंक्रीमेंट हुआ था 2 के थ्रू, कंडीशन फिर ट्रू हो गया, नीचे आ गया। जे जब हमने ऊपर भेजा तो जे दोबारा क्या हो गया था 8, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा 8। अब ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जाने से पहले 8 में से 2 नफी करने हमने दोबारा, तो जे की वैल्यू अब याद रखिएगा क्या हो गई है 6, जबकि आई की वैल्यू 3 हो गई है, जे की वैल्यू 6। ऊपर जाने से पहले 6 में से 2 निकालेगा तो 4 हो जाएगा। आई की वैल्यू ऑलरेडी 4 हो चुकी है और इसकी भी 4 हो जाएगी। और जब हम दोबारा ऊपर जाएंगे तो आई की वैल्यू 5 और 4 में से 2 निकल गए तो बाकी क्या बचे 2। अब जब अगली वैल्यू आएगी 6 तो ये लूप टूट जाएगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो लिहाजा ये आपकी आउटपुट बनती है इस ऑप्शन के लिए। क्यों बनती है एक मरतबा फिर देख लें। आई की स्टार्टिंग वैल्यू हो गई 1, जे की वैल्यू हमने क्या रखी थी 10। दूसरी दफा अगर आई में इंक्रीमेंट हुआ तो आई तो 2 बन गया। ये 8 कैसे आया है,
जे की वैल्यू यहां थी 10, अगले स्टेप में हमने 10 में से क्या किया, 2 माइनस किया तो 8 हो गई, ऊपर जाके आई की वैल्यू 2 हो गई और जे की वैल्यू अब क्या है 8, फिर नीचे आए 8 में से 2 निकाले तो 6, उधर वो लूप अपना चल रहा है 1 2 3 4 5 6, ये आई की मदद से हो रहा है। ये कैसे आ रहा है, ये अब आपको मैंने समझाया कि पहली दफा 10 उसमें से 2 निकाले 8, फिर उसमें से 2 निकाले 6, फिर 2 निकाले 4 और फिर 2 निकाले तो 2। अब आगे और 2 और क्यों नहीं निकाले, क्योंकि ऊपर लूप टूट गया, तो ये लूप की बॉडी के अंदर था तो लिहाजा यहां तक इसकी आउटपुट होगी, ये इस कोर्स की आउटपुट। समझ आ गई चीज जी। बहुत इंपॉर्टेंट ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, लेकिन ये आ सकते हैं बोर्ड के पेपर में। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसके लिए मैं पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जो लेके आऊंगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन जो थोड़ा बोर भी कर रहे हैं आपको, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को देखूंगा। कहता है राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फर्स्ट 15 इवन नंबर। ये अक्सर बोर्ड के प्रैक्टिकल में भी आता है ये क्वेश्चन, और 8 नंबर के तौर पर बारहा अगर आप गुज़श्ता पेपर उठा के जो देखें तो उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये मैंने उस दिन आपको करके भी बताया था, जब हमने पहली दफा फॉर लूप जो पढ़ा था, तो तब मैंने आपको बताया था कि आप इवन नंबर भी प्रिंट कर सकते हैं और ऑड नंबर भी जो प्रिंट कर सकते हैं। तो इवन नंबर कौन से होते हैं, 0 2 4 6 8 10, जबकि ऑड नंबर कौन से होते हैं 1 3 5 7। तो हमने इवन नंबर जिन्हें उर्दू में जुफ्त तादाद कहा जाता है वो हमने जो प्रिंट करने हैं, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। यहां पे हमें 1 के बजाय 2 की इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी। हम 0 से स्टार्ट करेंगे और जाएगा हमारा लूप 13 तक, क्योंकि 30 तक जाएंगे तो 15 पूरे होंगे ना, तो 30 तक हमारा लूप जाएगा, आखिरी हमारा नंबर होगा 30। ठीक है जी। तो ये आपके सामने मैं कोड लिख देता हूं, कोई इतना जो मुश्किल कोड नहीं है इसका, मैं आपके सामने ये कोड लिखता हूं। मैं स्क्रीन को जो बड़ा कर लेता हूं और हम इसके अंदर जो है वो कोड लिखने जा रहे हैं। हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो पहले 15 इवन नंबर को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। हम एक वेरिएबल ले लिया हमने जी आई नाम का, इसकी मदद से हम लिखते हैं फॉर लूप। फॉर स्टार्ट होगा, आई स्टार्ट होगा 0 से, क्यों, क्योंकि पहला हमारा इवन नंबर 0 होता है, और आई कहां तक जाएगा, आई लेस देन इक्वल टू 30 तक जाएगा तो हमारे 15 पूरे होंगे। ठीक है जी। और फिर आई में हम बजाय 1 की इंक्रीमेंट करने के, आई में हम आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 करेंगे। ठीक है जी, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। इसको यूं भी लिख सकते हैं और इसको आप यूं भी लिख सकते हैं प्लस इक्वल टू 2। ये क्या हो रहा है, 2 की इंक्रीमेंट हो रही है। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ करेंगे और परसेंटेज डी करके, तो ऊपर से आई की जो वैल्यू आ रही है उसको साथ साथ हम क्या करेंगे, प्रिंट भी करवाते जाएंगे। और उसको नई लाइन में लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, बैक स्लैश, सॉरी ये एस्केप का बटन मुझसे जो दब गया, मैं दोबारा आपको टर्बो सी की तरफ हम चलते हैं। सो ये बैक स्लैश एन किया हमने और लूप को हम करते हैं, लूप की बॉडी को बंद। अब मैं आपके सामने इसको रन करने लगा हूं। ये स्क्रीन के पे क्या करेगा, 15 इवन नंबर को डिस्प्ले करेगा। कंट्रोल प्लस F9 दबाया तो अब ये देखिएगा, टोटल आप उनको काउंट भी कर सकेंगे। ये 0 से लेके 13 तक जो 15 बनते हैं, तो उसने कहा था पहले 15 इवन नंबर जो डिस्प्ले करें, तो ये पहले 15 नंबर मैंने डिस्प्ले करवा लिया। आप चाहते हैं ये स्क्रीन से थोड़ा सा दूर आए, हट के, ये बिल्कुल स्क्रीन के साथ जो मिले हुए हैं, तो कोई मसला नहीं। आप परसेंटेज डी की जगह परसेंटेज 3D लिख दें तो ये स्पेस देगा, कोने से जो थोड़ी सी स्पेस दे के लिखेगा। ये देखें, इस दफा कोने से थोड़ा हट के इसने जो लिखा है, और वो थोड़ा खूबसूरत भी जो लग रहा है, पहले बिल्कुल वो स्क्रीन के साथ। अब अगर वो कहता है कि इवन नहीं ऑड करें तो फिर भी कोई मसला नहीं। अब आप क्या करेंगे, इसको 1 से स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है जी। और इसको कहां तक ले जाएंगे, 31 तक, 31 तक ले जाएंगे, और इसमें 2 की इंक्रीमेंट करेंगे, 1 3 5 7 इस तरह हो जाएगा। तो हम इसको रन करते हैं, कंट्रोल प्लस F9 करते हैं, तो ये 1 3 5 7
यानी कि ता का दाग को जो है वो प्रिंट करेगा। ये स्टूडेंट देखें आपके सामने पहले 15 जो है वो ऑड नंबर जो है वो उसने डिस्प्ले जो कर दी। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी, लेकिन ये बारहा पेपर में आता है और स्टूडेंट फिर भूल जाते हैं। सिर्फ 4 लाइनें लिखनी और 8 नंबर आपके जो है वो पेपर में पूरे। अब चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं कि वहां पे उसने हमें कौन सा क्वेश्चन हमसे मांगा है। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 11, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड डिस्प्ले द टेबल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फॉर्मेट। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। मैंने जब फॉर लूप आपको पढ़ाया था तो वहां हमने 5 का टेबल जो है वो प्रिंट किया था, लेकिन यहाँ पे वो कहता है 5 का ना हो, जो भी स्टूडेंट नंबर दे, जो भी यूजर उसको नंबर दे स्कैन ऐप के जरिए, उसका 10 तक जो है वो टेबल हमने इस सीक्वेंस में प्रिंट करवा के देना है। कोई मसला नहीं है। अभी आपके सामने 2 मिनट में इसका कोड लिखा जाएगा, लेकिन आपने उसको समझना भी है बड़े गौर के साथ। अब हम चलते हैं सी लैंग्वेज की तरफ और वहां पे इसके कोड को जो है वो थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट इसी को थोड़ा मैं मॉडिफाई कर लूंगा। पहले तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे जे नाम का, जिसमें हम उसकी वैल्यू सेव करेंगे। तो उसके लिए मैं प्रिंट एफ लिखता हूँ यूजर से वैल्यू लेने के लिए, जिसका टेबल उसने लिखवाना है। तो प्लीज एंटर द नंबर फॉर टेबल। ठीक है जी, टेबल के लिए अपना नंबर एंटर करें। स्कैन एफ परसेंटेज डी और उसको मैं इसको सेव करने लगा हूं जे के अंदर। जो नंबर वो देगा वो मैंने जे में सेव करना है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब ये आई जो है वो हमने इसको चलाना है 10 तक, क्योंकि हमारा टेबल कहां तक चलेगा 10 तक। अब क्योंकि हमने टेबल लिखना है तो लिहाजा एक ही इंक्रीमेंट हमने करनी है, तो एक की इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पे असल जो चीज है वो उसका प्रिंट एफ है कि उस सीक्वेंस को बनाने के लिए हमें प्रिंट एफ लिखना है। ठीक है जी, तो प्रिंट एफ परसेंटेज डी, पहले उसने क्या किया हुआ, जो डिजिट आपने दिया वो उसने लिखवाया हुआ। तो परसेंटेज डी, ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या किया जी, स्टेरिक लगाया हुआ, या आप जो क्रॉस लगा दें, जो भी उसने कहा होगा। फिर हम करते हैं जी परसेंटेज डी, ठीक है जी, और फिर उसके बाद इज इक्वल टू परसेंटेज डी। ठीक है जी, इनको बंद करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी वैल्यूज जो कहां से। पहली वैल्यू तो जो वो है वो नंबर यहाँ पे आएगा। अगर आपने 8 किया है तो 8 ज़रब 1 होगा, 8 ज़रब 2, तो यहाँ पे आपका वो नंबर आएगा जो आपने दिया। तो वो किस में सेव हुआ था, जे में। यहाँ पे हम जे लिख देते हैं। दूसरे की वैल्यू कहाँ से आ रही है, उसमें आपने पहले जगह दिखाना है 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6। तो ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, आई से आ रही है। ठीक है जी, आखिर में आपने क्या करना है, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जो नंबर दिया है उसमें जो आई की वैल्यू आई है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करके आपने देना उसको। तो पहली दफा से हमने यहाँ पे एंटर किया 8, तो यहाँ 8 प्रिंट होगा, फिर x आएगा और ऊपर से i की वैल्यू क्या आ गई 1। अब 8 आया था, 8 ज़रब 1 1, अगले में 8 ज़रब 2, यहाँ 8 लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पे फिर 8 ज़रब 2 कितना हो जाएगा 16। इस तरह ये टेबल जो चलता रहेगा। अब आपके सामने ये प्रोग्राम में जो रन करके दिखाता हूँ, ये थोड़ी सी गलती है, हम इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डबल कोड नहीं लिखे और कोई एरर नहीं है इसके अंदर। अब हम इसको रन करते हैं तो देखते हैं हमें आउटपुट क्या देता है। सॉरी, एक हमने गलती की, हमने बैक स्लैश एन नहीं लगाया। बहरहाल मैं इसको दोबारा जो करता हूँ, ये हमने यहाँ पे बैक स्लैश एन लगाना है ताकि हर चीज वो नई लाइन में जो है वो जाके शुरू करे। तो मैं इसको कंपाइल करने लगा हूँ, कंट्रोल प्लस F9 दबाया मैंने। तो अब देखिएगा ये मुझसे डिजिट मांगेगा कि मुझे किस चीज का टेबल चाहिए। तो स्टूडेंट आप बताएं कि मैं किस चीज का टेबल एंटर करूँ। 8 का कर देते हैं। 8 एंटर किया, जो एंटर दबाया, ये देखें 8 का टेबल जो है 10 तक हो गया। अब आप कहेंगे कि हर दफा 8 नहीं, हर दफा 8 नहीं है, अगली दफा वो आपसे दोबारा नंबर मांगेगा। अब मैं क्या देता हूँ जी 3, तो 3 का आ गया टेबल। सो ये वो कोड है 4 लाइनों का जिसकी मदद से आप टेबल बना सकते हैं। कोई इतनी रॉकेट जो साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगर आप फॉर लूप को समझते हैं और आपको ये पता है कि परसेंटेज डी ने कहाँ कहाँ से वैल्यू उठानी है,
तो देन ये 1 सेकंड का काम था आपका, जो आपके सामने मैंने परफॉर्म जो किया। अब हम चलते हैं दोबारा जो है वो बुक की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो है उसने आउटपुट क्वेश्चन नंबर 12 उसने ड्रॉप किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 ये ऑलरेडी मैं आपको करके दिखा चुका हूं, स्टैरिक की शक्ल में भी और किस शक्ल में दिखा चुका हूं आपको, नंबर्स की शक्ल में भी, नेस्टेड लूप की मदद से। तो ये आपने गुज़श्ता लेक्चर देखना है जो मैंने आपको दिया था, और उसके अंदर से आपने इसका कोड जो है वो निकालना है। आखिरी जो मैंने आपको लेक्चर दिया है नेस्टेड लूप का लेक्चर, उसमें ये मैं आपको सीधी ट्रायंगल भी बना के दिखाई है और उल्टी ट्रायंगल भी बना के दिखाई है, नंबर्स वाली भी बना के दिखाई है और स्टेरिक वाली भी बना के दिखाई है। तो ये क्वेश्चन आप वहां से उठाएंगे और इसका सोर्स कोड लिखने के बाद मुझे जो है वो व्हाट्सएप जो है वो करेंगे। कौन से क्वेश्चन नंबर 13 का। अब एक्चुअल जो चीज आ रही है वो है क्वेश्चन नंबर 14, फाइनल जो क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन इसका। अब स्टूडेंट देखने से तो ये लग रहा है कि ये नेस्टेड लूप लगा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल नेस्टेड लूप नहीं लगा हुआ। ये एक छोटी सी टेक्निक है, अगर आपके जहन में आए। अब आप अपने दिमाग को फौरन जो दौड़ाएं और देखें ये 1 से 2 कैसे बन सकता है, 2 से 4 कैसे बन सकता है, 3 8 कैसे बन सकता है, 4 4 आर 16 तो हो सकता है, लेकिन 5 32 कैसे बन सकता है। ठीक है जी, तो ये 64 कैसे जो बन सकता है। अब ये बिल्कुल नेस्टेड लूप से नहीं है, ये बिल्कुल एक सादे लूप से है, लेकिन यहाँ पे टेक्निक क्या बनी हुई है, आपने मैथ में पावर पढ़ी होगी, दो की ताकत जिसे हम कहते हैं। मैं स्टूडेंट आपको थोड़ा सा अलग से पूछता हूं कि दो की ताकत जो होती है, दो की ताकत दो, ये किसके बराबर होती है? हाँ जी, दो की ताकत दो जो है किसके बराबर होती है? 4 के। इसी तरह दो की ताकत 3 जो है किसके बराबर होती है? दो की ताकत 3 का मतलब क्या होता है? 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो दो की ताकत सिफर, मैथ का ये रूल होता है कि किसी भी चीज की ताकत सिफर हो तो 1 के इक्वल होती है, और किसी भी चीज की ताकत जो 1 हो तो वो उसी के इक्वल होती है। दो की ताकत 2 हो जाएगा 4, दो की ताकत 3 हो जाएगा 8, और दो की ताकत 4, दो की ताकत 4 का मतलब क्या है कि दो को 4 दफा आपस में आपने जरब देना है। दो दूने 4, 4 दूने 8 और 8 दूने 16, और दो की ताकत 5, अगर इसमें एक और दो का इजाफा कर दें तो 16 दूने 32, और दो की ताकत 6 के लिए एक और दो का इजाफा कर दें तो दो की ताकत 6 कितना हो जाएगा? 64। तो ये सारी क्या है? दो की ताकतें। अब मैथ में सॉरी कंप्यूटर में ताकत को जो कैसे लिखता है ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। उसके लिए आप ये वाला नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, दो की ताकत अगर आपने दो लिखना है तो दो, उसके बाद शिफ्ट को दबा के 6 दबाएंगे तो ये क्वेश्चन आएगी, उसके बाद आप जो चीज लिखते हैं वो उसकी ताकत होती है। ये हमने 9th चैप्टर में जो है वो पढ़ा हुआ। जैसे हमने रिमाइंडर ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर जो पढ़ा था, इसी तरह ये पावर ऑफ जो ऑपरेटर भी हमने जो पढ़ा हुआ। अगर दो की ताकत n आपने लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? 2 पावर n। तो इस लिहाज से इसका सोर्स कोड मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, एक ही लाइन का सोर्स कोड है। थोड़ा सा दिमाग को आपने हाजिर रखना है तो आपको फौरन जो है वो चीजें समझ आ जाएंगी। मैं इस सोर्स कोड को जो खत्म करने जा रहा हूं, नया सोर्स कोड लिखेंगे। आई हमारे लूप के लिए हो जाएगा, और एक हम और वेरिएबल में ले रहा हूं जे, और उसकी कीमत रख रहा हूं 2। ये 2 क्यों है ये अभी आपको जब बाद में समझ आएगा। फॉर लूप है, ये हमने चलाना है कहां तक? 6 तक चलाना है, क्योंकि 2 की ताकत 6 तक हो गया है ना। तो आई को हम शुरू करते हैं सिफर से, आई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, और आई लेस देन इक्वल टू कहां तक जाएगा जी? 6 तक, और आई प्लस प्लस हो जाएगा क्योंकि सीधा लूप हमने चलाना है, आई प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रिंट एफ हमने लिखना है। प्रिंट एफ परसेंटेज 3D। 3D मैंने क्यों लिखा है? 3 स्पेसेस देने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल स्क्रीन के साथ जुड़ा हुआ आता है और सही तरह जो पढ़ा भी नहीं जाता, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा हट के लिखा है। ठीक है जी, और फिर उसके बाद फिर आगे परसेंटेज 3D। ठीक है जी, क्योंकि हमने दो वैल्यूज ही लेनी है। अब पहली की वैल्यू कहां से आएगी वो तो हमें पता है, सीधी सीधी आई से, एक दफा 0 1 2 3 से लेकर कहां तक? 6 तक। अब अगली वैल्यू का रोला है, और वो क्या है? दो की ताकत।
अब 2 हमने इसलिए इसको दिया था, तो हम इसको लिखेंगे j की पावर i, j रेज टू पावर i। पहली दफा j की जगह हर दफा 2 ही लिखा हुआ आएगा, तो पहली दफा i की ताकत क्या होगी 0, दूसरी दफा 1 2 3 4 5 और कहां तक जाएगी 6 तक जाएगी। हर दफा नई लाइन में आने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे \n कर देंगे। मैं इस बॉडी को, लूप की बॉडी को जो खत्म कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस F9 दबा रहा हूँ, तो देखिएगा इसकी आउटपुट देखते हैं। एरर एक आया, उसको हम चेक करते हैं। प्रिंट एफ, प्रिंट लिखा हमने, प्रिंट एफ नहीं लिखा, कंट्रोल प्लस F9 दबाया हमने और इसको देखते हैं। 2 की पावर 0 इसको उठाना चाहिए और परसेंटेज 3D को हम खत्म कर रहे हैं। 2 की ताकत 0। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, उस वजह से ये मसला ना कर रहा हूँ। ये वैल्यू सही नहीं दे रहा, इसको देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमने आई की पहली वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 0, 2 रेज टू पावर और i 2 रेज टू पावर 0, इसको यहाँ पे क्या देना चाहिए 1 देना चाहिए। ठीक है जी, और ये 2 रेज टू पावर की जो है वो सही तरह कंपाइलर जो काम नहीं कर रहा, इसको मैं अलग से 1% d को हम खत्म कर रहे हैं ताकि मैं देख लूं कि वो क्या वैल्यू दे रहा है। सिर्फ हम यही वैल्यू जो प्रिंट कराते हैं। ठीक है जी, 2 की ताकत जो है वो पहली दफा 0, तो इसको 0 आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये आउटपुट में क्या देता है। 2 3 0 4 6 7, ये गलत वैल्यू दे रहा है, इसको ऐसी वैल्यू नहीं देनी चाहिए। 2 की ताकत 0, स्टूडेंट ये कोड के अंदर मैंने थोड़ी सी तब्दीली की है क्योंकि मेरा कंपाइलर जो है वो उस नोटेशन को नहीं उठा रहा जो shift+6 के साथ आती है अमूमन प्रोग्राम के अंदर, तो इसी तरह ही लिखा जाता है। लेकिन सम टाइम कंपाइलर जो है वो प्रॉब्लम जो क्रिएट जो कर देते हैं, कंपाइलर के वर्जन जो डिफरेंट आते हैं, तो उसमें ये मसला हो रहा है। तो मैंने कोड में जो तब्दीली की है उसको जरा हम जो देख लेते हैं ताकि हमारा ये वाला हिस्सा जो है वो कंप्लीट जो बनता हुआ आपको नजर भी आएगा। ठीक है जी, तो मैं ये स्क्रीन को जो बड़ा कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट ये देख लें मैंने कोड में तब्दीली क्या की है। एक तो ये है कि मैंने बिल्ट इन फंक्शन यूज किया है पावर के लिए, जैसे प्रिंट एफ स्क्रीन को प्रिंट करने के लिए होता है, इसी तरह एक बिल्ट इन फंक्शन है, उसको प्रोनाउंस तो पावर करते हैं लेकिन उसको लिखते शॉर्ट में POW। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है math.h। जैसे प्रिंट एफ और स्कैन एफ के लिए हम ऊपर हेडर फाइलें इंस्टॉल करते हैं और क्लियर स्क्रीन के लिए, इसी तरह इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए आपको math.h इंस्टॉल करना पड़ता है। दूसरा, ये फंक्शन काम कैसे करता है, इसमें आपने 2 आर्गुमेंट देने होते हैं इस फंक्शन के अंदर। पहली आपकी बेस होती है और दूसरी आपकी क्या होती है पावर होती है। इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे आप जो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है f, उसके थ्रू। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर f के थ्रू आप इसको जो प्रिंट कराएंगे तो ये प्रिंट करेगा। %d के जरिए ये प्रॉब्लम भी क्रिएट जो है वो कर सकता है। पहले मैं इसको %f के साथ देखता हूँ, फिर हम इसको %d के साथ भी देख लेंगे कि वहां ये पावर देता है या नहीं देता। तो बहरहाल होगा ये कुछ इस तरह की, पहली दफा जब ये लूप चलेगा तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, पावर में आएगा 2 तो कांस्टेंट रहेगा, i क्या हो जाएगा ये 2 कामा, यहाँ पे i क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है 2 की पावर 0। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज की पावर 0 लें तो वो जो है वो 1 के इक्वल हो जाती है, और किसी भी चीज की पावर 1 लें तो वो खुद वही नंबर जो बनता है। और इसी तरह ये आगे आई बार बार तब्दील होता रहेगा, 2 यही रहेगा। अब हम इसको
मैं आपको रन करके दिखाता हूँ आपके सामने, सेम आपकी वो आउटपुट जो बनेगी जो बुक वाले ने जो बनाई हुई। तो स्टूडेंट ये देखते हैं अभी हम, आउटपुट हमारे सामने अभी आएगी, कंपाइल हो रहा था प्रोग्राम। ये देखें, 2 की पावर 0 1 के इक्वल, 2 की पावर 1 2 के इक्वल, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 32 और 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा 64। तो ये हमारी आउटपुट है जो कि बुक वाले ने हमसे जो मांगी थी। इसमें मैंने पहले तो नोटेशन के जरिए किया, लेकिन उसको मेरा कंपाइलर जो है वो नहीं उठा रहा था, तो देन मैंने बिल्ट इन फंक्शन यूज कर लिया। इसके लिए कोई कदगन नहीं होती, यानी आपने आउटपुट दिखानी है वो किसी भी, अब इसका कोई और तरीका भी हो सकता है, यानी आप अगर खुद से सोचेंगे तो आपको कोई इसका और वे भी जो मिल सकता है। आप जहां जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उसको किसी और वे में भी जो है वो इस मसले को सॉल्व जो कर सकता है। तो टेक्निक अलग अलग हो सकती है, एट द एंड हमें रिजल्ट चाहिए कि रिजल्ट जो है वो सही दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर कंपाइलर मेरा सही काम कर रहा होता तो आपको उसी नोटेशन की मदद से भी यही आउटपुट जो है वो मिल सकती थी जो अभी आपके सामने या बुक वाले ने हमसे जो है वो मांगी हुई। तो हम कोड पे वापस चलते हैं। ये आपने देखा कि एक ही लूप की मदद से हमने ये सारा काम किया, सिर्फ हमने ये बिल्ट इन फंक्शन जो यूज किया। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है और पेपर में ये आ सकता है। हाँ, इसको एक दफा हम परसेंटेज डी के साथ जो रन करके देख लेते हैं कि अगर पावर की आउटपुट परसेंटेज डी के साथ खाई जाए तो वो किस तरह का रिजल्ट देती है। तो ये हम देखते हैं कि परसेंटेज डी के साथ ये हमें किस तरह का रिजल्ट जो प्रोड्यूस जो करके देगी। तो हो सकता है ये कुछ प्रॉब्लम भी जो क्रिएट करे परसेंटेज डी के साथ, लेकिन हम ये देख लेते हैं। ये देखें उसने 0 0 जो प्रोड्यूस किया, तो लिहाजा पावर का जो फंक्शन है ये अपनी आउटपुट जो है वो इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर को नहीं देगा, बल्कि जो आपका फ्लोट फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसको देगा। और उसके लिए हमने उसके साथ 0.0 इसलिए लिखा कि उसके शारिया के बाद जो है वो आगे जो 6 जीरोज आते हैं वो ना आए, बल्कि पूरा फिगर लिखा हुआ नजर आए। अगर आप चाहते हैं कि फ्लोट नंबर इशारिया के बगैर लिखा हुआ नजर आए तो आप एफ के साथ 0.0 लिखें, तो उसमें इशारिया नजर ही नहीं आता, सिर्फ नंबर जो है नजर आते हैं। हालांकि फ्लोट जो है वो इशारिया वाले डिजिट उठाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट ये आपने देख लिया कि हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज को। किसी भी किस्म का सवाल आपके जहन में अगर कोई है तो वो आप रेज कर सकते हैं। यकीनन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसको जवाब आपको जो प्रोवाइड जो करूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इम्तहानी नुक्ता निगाह से ये चैप्टर बहुत अहम है और काफी सारे क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के अंदर से आते हैं। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।